फुरफुरी नगर एक ऐसा गांव था जो दिखने में किसी सपने जैसा सुंदर लगता था और यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही सीधे, नेक और दयालु थे। दिन के उजाले में तो पूरा गांव खुशियों से झूमता था। दिन के वक्त वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुकून भरा नजर आता था। लेकिन जैसे ही गांव के अंदर रात होती, उस अंधेरी रात में ऐसा क्या होता था ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अगली सुबह होते ही गांव की खुशियां मातम में बदल जाती थीं। हर सुबह गांव के किसी न किसी घर के बाहर एक इंसान का कंकाल मिलती थी। वह रहस्यमयी कातिल कौन था, यह एक गहरा राज बना हुआ था। हर सुबह एक नई मौत, एक नया कंकाल और वही अनसुलझा रहस्य फुरफुरी नगर के लोगों की रातों की नींद छीन चुका था। फुरफुरी नगर में हर सुबह बिछते कंकालों और बढ़ते हुए खून को देखते हुए सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मंत्री जी के पास पहुंचे। लोग फूट फूट कर रो रहे थे और हाथ जोड़कर मंत्री जी से विनती कर रहे थे। भीड़ में से कुछ लोगों ने कांपती हुई लेकिन ऊंची आवाज में कहा, मंत्री जी, आखिर कब तक हम अपनों की लाशें या यूं कहें कि ये कंकाल उठाते रहेंगे? ऐसी कौन सी बला है जो रात के अंधेरे में चुपचाप आती है, कत्ल करती है और गायब हो जाती है? अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये खूबसूरत गांव एक दिन जिंदा लोगों का नहीं बल्कि हड्डियों का शमशान बन जाएगा। मंत्री जी, जो खुद इस खौफनाक सिलसिले से वाकिफ थे, उन्होंने बेबसी से कहा, देखो भाई, मैं साफ कहता हूँ, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर ये किसी इंसान का काम होता तो मेरी पुलिस उसे अब तक पाताल से भी ढूंढ निकालती। पर ये कोई शैतानी ताकत है, कोई भूत है। और सच तो ये है कि इसे रोकने की बात तो दूर, मेरी खुद की भी फटी पड़ी है। इतना कहकर मंत्री जी ने जरा भी देर नहीं की और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ गाड़ियों के लंबे काफिले में बैठकर शहर की ओर रफू चक्कर हो गए। पीछे छूट गए बेबस गांव वाले, जिनकी मदद के लिए अब कोई सरकारी तंत्र खड़ा नहीं था। पूरे फुरफुरी नगर में मायूसी छा गई, क्योंकि मंत्री के अलावा उनके पास गुहार लगाने की कोई जगह नहीं बची थी। तभी डूबते को तिनके का सहारा मिला। हार मान चुके लोग एक आखिरी उम्मीद के साथ रायस्टार के घर की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने रायस्टार को उन रहस्यमयी और डरावनी रातों का सारा काला सच बताया। लोगों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रायस्टार जी, आप एक महान इंसान हैं और अब हमारी आखिरी उम्मीद भी। कुछ कीजिए, वरना कल की सुबह शायद हम में से कोई भी जिंदा न बचे और हम भी मौत के घाट उतर जाएं। रायस्टार ने बात सुनी और भारी आवाज में कहा, घबराइए मत फुरफुरी वासियों, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं इस गांव को यूं तबाह होते नहीं देख सकता। रायस्टार ने वादा तो कर दिया और उनके इन शब्दों ने गांव वालों के मुरझाए चेहरों पर फिर से चमक ला दी। पूरे गांव में रायस्टार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। लेकिन रायस्टार का अपना दिल भी कहीं न कहीं सहमा हुआ था। वह रात साल की सबसे काली रात थी, अमावस्या। आसमान में चांद तो था, पर उसकी रोशनी भी जैसे इस खौफनाक मंजर को देखकर फीकी पड़ गई थी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। रायस्टार आज अपनी जान की परवाह के बिना बाहर निकला था। वह गांव की सुनसान गलियों में अपनी पैनी नजरें दौड़ाते हुए चुपचाप चल रहा था। उसे इन रहस्यमयी मौतों की सच्चाई का पता लगाना ही था। तभी अचानक एक घर के सामने एक अजीब सी हलचल हुई। देखते ही देखते वहां सफेद धुआं छा गया। वह धुआं साधारण कोहरे जैसा नहीं था। वह चारों ओर से अपनी गिरफ्त में लेने लगा। तभी उस घने धुएं के बीच से एक डरावनी आकृति बाहर निकली। वह थुंग थुंग था और एक अजीब और दिल दहला देने वाला गाना गुनगुनाने लगा। उस मनहूस गाने की आवाज जैसे ही घर के अंदर पहुंची, एक आदमी बाहर आ गया। जैसे ही उस आदमी ने थुंग थुंग के गाने को करीब से सुना, उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह अपने कान बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर वह गाना उसके दिमाग में सुइयों की तरह चुभ रहा था। देखते ही देखते वह आदमी पागलों की तरह तड़पने लगा और कुछ ही पलों में वहीं ढेर हो गया। ये खौफनाक मंजर देख थुंग थुंग के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान आ गई। वह उस लाश को देखकर खुश हो रहा था। रायस्टार ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था और उससे उसकी रूह कांप उठी। अचानक थुंग थुंग ने उस लाश के चारों तरफ फिर से वही रहस्यमयी धुआं फैलाना शुरू कर दिया। थुंग थुंग उस लाश को ले गया। रायस्टार ने अपना दिल थामा और बिना डरे चुपचाप उसी सफेद धुएं के पीछे पीछे उसके अंदर घुस गया। थुंग थुंग उस धुएं में से लाश को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा। थुंग थुंग ने लाश को मेज पर लेटा रखा था। वह किसी जंगली जानवर की तरह उस लाश के मांस को खाने लगा। देखते ही देखते
थुंग थुंग ने उस इंसान के शरीर का सारा मांस कच्चा ही चबा डाला। मेज पर सिर्फ एक सफेद कंकाल बचा था। तभी उसी समय सफेद धुएं से राइस्टार अड्डे पर पहुंचा। पैरों की आहट सुनते ही थुंग थुंग हड़बड़ी में पीछे मुड़ा। राइस्टार ने जब यह मंजर देखा, वह गरजते हुए बोला, अबे ओ दरिंदे, कौन है तू? मुझे सच सच बता, तुझे ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आती? तू मासूम लोगों को यहाँ लाकर उन्हें कच्चा चबा जाता है। चल बता, तू ये सब किस लिए कर रहा है? थुंग थुंग खौफनाक तरीके से हंसने लगा। क्या बात है, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। एक साथ दो दो शिकार। तू मेरे अड्डे पर आ तो गया है राइस्टार, लेकिन अब यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जाएगा। थुंग थुंग की यह डिठाई देखकर राइस्टार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने थुंग थुंग का गला दबोच लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। वह तड़पने लगा और राइस्टार की ताकत का अंदाजा होते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अपनी जान बचाने के लिए वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत प्लीज। मैं सब बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और इसकी असली वजह क्या है। 5 साल पहले की बात है। मैं इसी फुरफुरी नगर में रहा करता था। उस समय मैं फुरफुरी नगर का सबसे ताकतवर पहलवान था। लोग मुझे बकासुर थुंग थुंग कहते थे, क्योंकि मेरी आदत ही कुछ ऐसी थी। मैं दिन भर बस खाते पीते ही रहता था। जहाँ भी शादी होती या कहीं भंडारा लगता, मैं सबसे पहले पहुँच जाता था और 3-4 किलो खाना तो मैं ऐसे ही खा जाता था। मैं चलते कुछ भी काम करते समय मैं बस खाता रहता था। मेरे घर में भी हर जगह खाने की प्लेटें भरी रहती थी। मैं बार बार खाना खाता रहता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं कितना भी खा लूं, मेरा पेट कभी नहीं भरता था। शायद पता नहीं ये मेरी बीमारी के चलते होता। मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ भी रहती थी। हर रोज वो तेज धूप में खेतों के अंदर काम करती थी। पसीने से तरबतर होकर भी वो दिन भर मेहनत करती रहती। शाम को जब वो खेत से लौटती तो आते ही वो मेरे लिए गरम गरम रोटियां बनाना शुरू कर देती। कभी कभी रोटियां बनाते समय उसके हाथ भी जल जाते थे। जलन से वो थोड़ा सा सिहर जाती। मेरी माँ मुझे प्यार करती। थुंग थुंग जितनी रोटियां मांगता, उसकी माँ उतनी ही चुपचाप बनाकर उसके सामने रख देती। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते। इन सब के बावजूद एक इंसान ऐसा था जिसने उसे कभी ठुकराया नहीं। वो थी मेरी माँ। उस दिन एक दोपहर जब मैं खाना खाने के लिए अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी माँ चारपाई पर लेटी हुई है और वो लगातार खांस रही थी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर पाता, मेरी प्यारी माँ ने वहीं उसकी आंखों के सामने आखिरी सांस ले ली। मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट गया। मेरी माँ के सिवा और कोई था ही नहीं और आज वही माँ उसके सामने एक लाश बनकर पड़ी थी। जब मैं रोते रोते अपने घर से बाहर निकला तो लोगों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। कोई आदमी जोर से बोलता, अरे देखो, बाहर आ गया मुंह उठाकर, सांड कहीं का, अपनी माँ को भी खा गया। तेरी माँ की मौत का कारण तू खुद है। खुद तो बकासुर की तरह खाता रहा, लेकिन कभी अपनी माँ की जरूरतें समझने की कोशिश की? बकासुर कहीं का। लोगों की यह बातें सुनकर मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। मेरी माँ को अलविदा कहे हुए समय बीता। दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीना समय बीतता गया और मुझे फिर एक दिन बहुत तेज भूख लगने लगी। लेकिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और मेरे पास खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। आखिरकार मैं भारी मन से अपने पड़ोसी के घर चला गया। माई जी, बहुत भूख लगी है, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। प्लीज माई जी, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन औरत गुस्से से बोली, तू यहाँ क्यों आया है रे? एक तो अपनी माँ को ही खा गया। तेरी माँ बेचारी रोज खेत में काम करती थी, कमजोर हो गई थी, लेकिन उसे कभी अच्छा खाना नहीं मिला, इसलिए मर गई। अब हमें तो जीने दे, चल हट यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देकर वहां से भगा दिया। ये देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। आखिरकार भूख की उसी भयानक पीड़ा में तड़पते तड़पते मैंने मजबूरी की वजह से मुझे कचरे के डिब्बे में से खराब खाना खाना पड़ा। मैं अपनी पूरी जिंदगी से परेशान हो चुका था।
इसी में भूख को सह नहीं पाया और मैंने आखिरकार एक ब्रिज के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। मैं जगह पर मर गया और मेरी आत्मा शरीर से निकलकर कहीं दूर एक सफेद धुएं में समा गई। इसलिए मैं धुएं का सहारा लेकर लोगों को सबक सिखाता हूँ। मैं ये पूरे फुरफुरी वासियों को ऐसा तड़पाता हूँ ताकि उन्हें मेरे दर्द का एहसास हो। जब थुंग थुंग साहूर की यह पूरी दर्द भरी कहानी खत्म हुई तो कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। राइस्टार अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि थुंग थुंग के साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। वह कोई बुरी आत्मा नहीं था, वह बस एक भूखी और बेचैन आत्मा थी। राइस्टार ने थुंग थुंग से वादा किया, थुंग थुंग साहूर, तुम्हारी भूखी आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगा। फिर जैसे ही फुरफुरी नगर के अंदर सुबह हुई, राइस्टार ने पूरे गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। तब राइस्टार ने सबको हत्याओं के पीछे की पूरी सच्चाई बता दी। फिर राइस्टार ने इस समस्या का हल भी बताया। थुंग थुंग साहूर भूख और चिंता के कारण मरा था और उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है। इसीलिए वो हर रात खाना ढूंढने के लिए भटकती रहती है। इसका एक ही उपाय है। कल गांव की 4 श्रीमंत औरतें मिलकर बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाएंगी और फिर मंत्रों के जाप के साथ उस खाने को नदी में बहा दिया जाएगा। इससे थुंग थुंग की आत्मा को तृप्ति मिलेगी और उसे शांति मिल जाएगी। गांव के लोगों ने राइस्टार बाबा की बात मान ली। अगले दिन गांव की अमीर औरतों ने मिलकर कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। खुशबू से पूरा माहौल भर गया। फिर राइस्टार बाबा के बताए अनुसार मंत्रों का जाप किया गया और उस सारे स्वादिष्ट खाने को नदी में बहा दिया गया। कहा जाता है कि उसी दिन के बाद थुंग थुंग साहूर की भूखी आत्मा को शांति मिल गई और उस दिन के बाद से फुरफुरी नगर में कभी भी किसी की मौत नहीं हुई। धीरे धीरे गांव के अंदर फिर से खुशियां लौट आईं और फुरफुरी नगर पहले की तरह शांत और खुशहाल हो